प्रयत्न एसपीजीटी की तरफ से मैं अशोक नेभनानी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको सक्सेसफुली अपना स्टैंडर्ड 10 कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत नसीब वाले हैं कि आपके सर पे कोई तलवार नहीं लटक रही। सरकार ने आपकी जो भी सैक्रिफाइसेस आपने पिछले साल में की उनको वैल्यू देते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए आप सबको मास प्रमोशन दिया और आप सब डिजर्विंगली स्टैंडर्ड 11th में पहुंच चुके हैं। नाउ स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th में आपके मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स जो हैं वो नए हैं, फिर चाहे आपकी स्ट्रीम कुछ भी हो। अगर आपकी स्ट्रीम है कॉमर्स तो अकाउंट्स न्यू सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स न्यू सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स न्यू सब्जेक्ट है, बीए न्यू सब्जेक्ट है। पुरानों में से रह जाता है कोई तो वो है इंग्लिश, गुजराती और कंप्यूटर। गुजराती इसलिए कि आपकी नेटिव लैंग्वेज है, उसका एक रोल होना चाहिए। कंप्यूटर इसलिए कि भाई टेक्नोलॉजी है। लेकिन इंग्लिश क्यों? आप में से किसी के मन में कभी ख्याल आया है कि इंग्लिश तो हमने पिछले 14 साल से पढ़ा ही है लगातार, अब इसे हम क्यों पढ़े? क्या जरूरत है इसे पढ़ने की? क्या जरूरत है इसे सीखने की? क्या लगता है बच्चा लोग, आपके सिलेबस में इंग्लिश क्यों है इस साल? कैन एनीवन टेल मी? और हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? किसी ने कभी सोचा है कि भाई हम इंग्लिश क्यों सीखें? क्या जरूरत पड़ी हमें इंग्लिश सीखने की? अरे निश्चिंत होकर बात करो भाई, मैं सिर्फ दिखता डरावना हूँ, ऐसा हूँ थोड़े। ये देखिए, ये हमारा एक और साथी, माय डॉटर, इनको बहुत मजा आता है जब पापा लेक्चर ले रहे हो तो इनको सीन में आना होता है। जैसे हमारे बच्चों को शौक होता है कि मैं, मेरा कैमरा में फोटो आना चाहिए, बस उसी तरह से। एनीवेज, ये तो आते जाते रहेंगे, आपसे हमारी वार्तालाप है। तो आप में से कभी किसी ने सोचा है कि इंग्लिश हमारे सिलेबस में क्यों है? व्हाई इंग्लिश इज देयर इन आवर सिलेबस? किसी ने भी? प्लीज रेज योर हैंड टू टॉक। निश्चित होकर बात कर सकते हैं। हाँ बेटा। मुझे लगता है मुझे ही चुनना पड़ेगा। बेटा ऋत्वी, क्या लगता है क्यों है इंग्लिश आपके सिलेबस में? लैंग्वेज है इसलिए। लैंग्वेज है इसलिए, ओके। क्रिश, आपको क्या लगता है इंग्लिश क्यों है आपके सिलेबस में? कृष्ण नायक, बेटा क्या लगता है आपको इंग्लिश क्यों है सिलेबस में? आई डिडंट गेट इट। अभिषेक गुप्ता, आपको क्या लगता है बेटा? सर वो मॉरल वैल्यू सिखाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बेटा उर्वशी, आपको क्या लगता है? यस सर, कि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अगर हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमें मतलब उस जगह का लैंग्वेज आए ना आए, हमें इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वेरी गुड। इसलिए सर। मानव, आपको क्या लगता है? राजा, मानव, यस सर। आपको क्या लगता है इंग्लिश क्यों है सिलेबस में अभी भी? सर ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन इंग्लिश, दैट्स व्हाई। ओके, अलग अलग बच्चे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। चलो शुक्र है इसी बहाने आप लोगों ने मुझसे बात तो की। मुझे लगा कि सब लोग सोच रहे होंगे कहाँ से साउथ का विलन ले आए हैं, हमारे सामने रख दिया है, क्या बात करें इनसे। आई एम रियली हैप्पी कि एटलीस्ट आप लोगों ने मुझसे बात की। बेटा आपके सिलेबस में इंग्लिश रखने के पीछे जो गूढ़ रहस्य है, जो वजह है, वो इतनी गहरी है कि आज यूनिवर्सिटी ने भी, गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी उसका महत्व समझा है, उसका इंपॉर्टेंस समझा है, उसका रेलेवेंस। बेटा पिछले 2 साल से मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। एक सेकेंड बेटा, आप सबको होल्ड कर रखो।
सॉरी गाइस, तो मैं कह रहा था पिछले 2 साल से गुजरात यूनिवर्सिटी ने मुझे हायर किया हुआ है एज ए कंसल्टेंट। तो भाई एज ए कंसल्टेंट हम क्या सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं? हम गुजरात यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं। ये बहुत गहराई से पता किया गया कि हमारे बच्चे स्कॉलर्स तो हैं, ग्रेड्स तो गजब के लाते हैं, लेकिन जब बारी आती है कहीं कोई लेक्चर देने की, कहीं कोई स्पीच देने की, कहीं कोई प्रेजेंटेशन देने की, हमारे बच्चे हो जाते हैं खुश, हमारे बच्चे हो जाते हैं परेशान, हमारे बच्चे हो जाते हैं डाउन। और इसीलिए इसी पर्पस के लिए यूनिवर्सिटी ने स्पेशली मुझे हायर किया है पिछले 2 साल से कि हम लोग वर्कशॉप्स कंडक्ट कर सके जहां पे बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करवाया जा सके। तो आपके सिलेबस में इंग्लिश क्या करेगा? इंग्लिश आपके सिलेबस में 2 बड़े पॉइंट ऑफ व्यूज लेके आएगा। एक, इस साल हमारा मकसद सिर्फ इंग्लिश पढ़ना नहीं है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है। और कम्युनिकेशन स्किल्स 2 तरह के हैं। एक है हमारे वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, और दूसरे हैं हमारे रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। कि आज अगर मुझे किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो मैं जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखूंगा, अगर मुझे किसी बड़ी अथॉरिटी से अपना काम निकलवाना है तो मैं लेटर कैसे लिखूंगा, अगर मुझे कोई रिपोर्ट बनानी है तो मैं रिपोर्ट कैसे बनाऊंगा, मुझे एक एड देनी है तो मैं एडवर्टाइजमेंट कैसे ड्राफ्ट करूंगा। ये सारी चीजें हम सीखने वाले। उसके साथ साथ ये हमारा इनिशिएटिव है कि हम आप सबके लिए रेगुलरली ऐसे वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करेंगे जिसके थ्रू आपके वर्बल स्किल्स, जिसे साधारण भाषा में आप स्पोकन इंग्लिश कहते हैं या इंग्लिश स्पीकिंग कहते हैं, ये स्किल्स के ऊपर भी काम किया जाए। तो इस कोर्स का सिलेबस सिर्फ बुक नहीं है। दिस इज अ टॉपिक, दिस इज अ सब्जेक्ट that will go beyond the barriers and boundaries of textual syllabus। लेकिन हाँ, ये तो हुआ एक पहलू। दूसरा पहलू वो है जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप में से किसी एक स्टूडेंट से पूछा था और उसने बताया था, बेटा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, पीसीएम, पीसीबी, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, ये सब आपको एक स्कॉलर बनना सिखाते हैं। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपनी कहानियों के थ्रू, अपनी पोम्स के थ्रू आप में इंसानियत के गुण पैदा करता है। इट inculcates human values upon you। ये हमें मोरालिटी सिखाता है, एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है। चलिए, तो आज का काम करते हैं शुरू। आपको ले चलते हैं एक छोटे से सफर पे। सब तैयार? ओके, चलिए, ये आ गए हम स्क्रीन पे। स्क्रीन दिख रही है बेटा सबको? अगर स्क्रीन दिख रही है तो हाथ ऊंचा करेंगे प्लीज। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। बच्चा लोग, आप पहुंचे हैं क्लास 11 GSEB। अब आपका जो सिलेबस है वो 3 हिस्सों में बटा है, दैट इज टेक्स्ट, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स। तो आइए इन्हीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस किस को टेक्स्ट में दिक्कत है, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी दिक्कत होगी। लेकिन आप में से कौन है जिसको ग्रामर परेशान करता है? राजा, प्लीज हाथ ऊंचा करेंगे निश्चिंत होके। ओके, फाइनली हाथ मिलना शुरू हुए मुझे। अरे वाह, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बेफिक्र होकर अपना हाथ ऊंचा कर सकते हो।
आपके लिए ग्रामर में दिक्कतें होने का एक कारण ये भी है कि इस साल आप लोगों को रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह पढ़ाई नहीं मिली। आपने सब कुछ ऑनलाइन सीखा, जो स्कूल लेवल पे होना चाहिए था वो नहीं हुआ। माय गॉड, वेरी गुड। लगभग लगभग 70% बच्चों को ग्रामर में दिक्कत है। बच्चा लोग कभी सोचा कि ग्रामर में मुसीबत क्यों होती है, क्यों ग्रामर हमें परेशान करता है? बेटा टिशा, क्या लगता है आपको, क्या रीजन है कि ग्रामर हमको परेशान करता है? राजा, सर क्योंकि है ना, कभी भी कुछ लिखते हैं तो वो प्रेजेंट में हम कुछ भी लिखते हैं तो मतलब कोई भी ऐसे लिखते हैं तो हम पास्ट में भी मतलब ऐसे लिखते हैं तो मतलब उसमें प्रॉब्लम होती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी सेंटेंस को बताते हैं वैसे मतलब कंफ्यूजन बहुत टेबल्स होता है। अच्छे से लर्न हो जा हाँ टेबल्स अच्छे से लर्न हो जाता है, पर ऐसे नहीं हो पाता जैसे सेंटेंस में हम करते हैं ओके वैसे। ओके ओके। बेटा श्री, आपको क्या लगता है? बेटा श्री पंचाल, आपको क्या लगता है? राजा, क्यों ग्रामर दिक्कत क्रिएट करता है? सर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, सब कुछ लिखते हैं ना हम, सेंटेंसेस और राइटिंग स्किल्स उसमें। वेरी गुड। चलिए, आपको आप में से कई बच्चों को वजह तो पता है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, तो मैं आपको सीधे हमला ही वही करूंगा। हमें ग्रामर में परेशान किया है एक ऐसी चीज ने, जिसका आप मैं फॉन्ट साइज सबसे बड़ा रख रहा हूं। आप में से कितनों को लगता है कि ये वो वजह है, ये वो जड़ है जिसने हमारे लिए ग्रामर को कठिन बना दिया? ग्रामर मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम है रूल्स याद नहीं होते। सर रूल्स याद नहीं होते सर, कितनी भी कोशिश करो मिक्सअप हो जाते हैं, खिचड़ी हो जाती है। मुझे पता ही नहीं चलता कहाँ क्या करना है, मैं क्या करूं सर? आपके ऊंचे उठे हुए हाथ इस बात का प्रमाण है कि इन भाई साहब रूल्स ने आपको बहुत तंग किया। अब बच्चा लोग सोचो, जस्ट सोचो, एक ऐसा ग्रामर जहां पे हम इसे डिलीट कर सके, एक ऐसा ग्रामर जिसमें रूल्स ना हो। अगर मैं आपसे कहूं कि हम एक ऐसा ग्रामर सीख सकते हैं जिसमें रूल्स नहीं है, बिना रूल्स का ग्रामर, तो फिर क्या लगता है, ग्रामर इजी होगा डिफिकल्ट हो जाएगा? हाँ बेटा दिशा, आपको क्या लगता है, फिर ग्रामर इजी होगा डिफिकल्ट होगा? सर पता नहीं, ऐसा कभी किया नहीं है पहले। सुना ही नहीं है सर, ऐसा हो सकता है क्या? सर हमको तो लगता है बिना रूल्स के कोई चीज हो ही नहीं सकती। बेटा ऐसा है, और हम आपको सिखाएंगे, और वो भी आपकी पसंद का टॉपिक सिखाएंगे। जो टॉपिक आप कहेंगे वो सिखाएंगे। यहाँ पे कोई ऐसा नियम नहीं होगा कि मैं बोल रहा हूं वो सीखेंगे। आज के लेक्चर में भी आप फैसला करेंगे, हम वो टॉपिक सीखेंगे, जो आप कहेंगे हम वो सीखेंगे। चलिए, बारी है ग्रामर की, तो सिलेबस विलेबस होगा बाद में, पहले इस भाई साहब को हैंडल करते। मैं जब अपनी एमबीए की ट्रेनिंग ले रहा था दिल्ली में, तो मुझे मेरे कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर भार्गव। आई यूज्ड टू एडमायर हिम अ लॉट। ही इज अ वंडरफुल वंडरफुल पर्सन। और वो मुझे हमेशा कहते हैं कि बेटा, लाइफ में जो चीज तुम्हें चैलेंज करे ना, उसको हेड ऑन ले लो। लाइफ में जिस चीज से थोड़ा भी डर लगने लगे ना, आओ उसका सामना कर। तो अगर मेरे बच्चों को जरा सी भी डर लग रही है, जरा सा भी दिक्कत हो रही है कि यार ग्रामर कठिन है, तो सबसे पहले आइए उसी का सामना करें। ग्रामर में इस साल आप पढ़ने वाले हो, टेक्सचुअल टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच,
ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये मेजर टॉपिक्स है। मैं छोटे टॉपिक्स की तो बात ही नहीं कर रहा, अफर्मेटिव नेगेटिव की तो बात ही नहीं कर रहा। अब आप बोलो, आप में से कितने बच्चे चाहते हैं ये टॉपिक्स चलाया जाए? जो टॉपिक आप बोलोगे वो चलेगा। बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। कौन कौन सीखना चाहता है आज? बोलो, इसमें से जो आपको डिफिकल्ट लगता है हम वो करेंगे आज। हाथ ऊंचा करके वोट करो फटाफट। कितनों का लगता है रिपोर्टेड स्पीच सीखना चाहिए? फटाफट, फैसला आपका। जो टॉपिक आप बोलोगे आज हम वो सीखेंगे, ठीक है? 8 वोट 10 वोट 10 वोट मिले रिपोर्टेड स्पीच को। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कौन कौन सीखना चाहता है? हाथ ऊंचा करेंगे प्लीज। क्या बात है, ये तो मेजॉरिटी ले गए भाई, 18 वोट। ओहो, 19 वोट्स गए ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जब मेजॉरिटी इन्हीं के पक्ष में है तो ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से शुरुआत करते हैं। आइए बच्चा लोग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बस इसी तरह से पार्टिसिपेट करिएगा। इंग्लिश में कुछ भी कठिन नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज के लेक्चर के खत्म होते होते आपके मन से रूल्स का कॉन्सेप्ट में हटाने की पूरी कोशिश करूंगा। और सिर्फ यही टॉपिक नहीं है, ग्रामर का कोई भी टॉपिक आप बिना रूल्स के सीख सकते हैं। चलिए हम ग्रामर में आगे बढ़े, उसके पहले आइए इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज तक आपको ग्रामर कभी सिखाया नहीं गया है मेरे बच्चे, आपको ग्रामर रटवाया गया है। अगर ग्रामर सिखाया गया होता तो आपके मन में ये डर ना होता। मैं आपको प्रूव करने जा रहा हूं अभी कि आपको ग्रामर रटवाया गया। आप में से कोई मुझे बता सकता है ये कौन है? हाँ, वॉवल्स। वॉवल्स। और किस किस को पता है ये वॉवल्स है? हाथ तो ऊंचा करेंगे प्लीज। सर क्या मजाक कर रहे हो सर, सबको पता है। ओके चलिए, आप में से कौन मुझे बताएगा इन वॉवल्स का उपयोग क्या होता है? आप में से कौन मुझे बताना चाहेगा वॉवल्स का उपयोग क्या होता है? सागर बोलिए बेटा। के लिए यूज होता है, आर्टिकल्स के लिए यूज होता है। ओके, ये था परम का कहना। सागर आपका क्या कहना है? वही सर, आर्टिकल्स के लिए यूज होता है। नहीं, ये तो सत्य नहीं है। सत्य आपसे कभी कभी छुपाया गया, ये इतना तुच्छ टॉपिक ही नहीं है। अच्छा चलिए बड़े मुद्दे पे आते हैं। वॉवल होते कितने हैं? 5। Sir, may I? हाँ बोलो ना बेटा, मैं सुनना चाहता हूँ। Sir, actually these vowels represent the vowel sounds in English. आपकी ऑडियो कट रही है बेटा। हेलो Hello. हाँ फॉरम बेटा बोलिए ना। Hello, sir, am I audible? यस यू आर कंप्लीटली ऑडिबल, बोलो बेटा। Hello. हाँ बेटा फॉरम बोलिए। Sorry, sir, it was some network issue, I guess. नो इशू। So I was speaking that these vowels are basically representing vowel sounds in English words, and they are basically based on Latin language. ओके, लेकिन है कितने? 5 हैं कुछ कि उससे ज्यादा है? 5 है sir. हाँ नहीं बेटा, 6 है। वाई भी एक वॉवल है। अब आप सोच रहे होंगे हैं ऐसा तो कभी किसी ने बताया ही नहीं। ड्यू टू इट साउंड। हाँ
due to its sound pronunciation means अरे भाई और बड़ा रोल है, मैं आपको समझाता हूँ। आप ना बहुत प्यारे और भोले बच्चे हो, कभी किसी ने किसी टीचर से पूछा ही नहीं, आपको जैसे बोला गया वैसे मान लिया। आपको छोटे थे तब बोला गया था सन राइजेस इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट, ओके डन। जब थोड़े बड़े हुए तब बताया गया था सन नीदर राइजेस नॉर सेट्स, इट्स ओनली अर्थ दैट रोटेट्स, ओके डन। अपना क्या जाता है, ना खाता ना बही, जो गुरुजी कहे वो सही। टीचर कह रहा है गलत थोड़ी कहेगा। लेकिन आप सोचो, गुजराती में, हिंदी में और इंग्लिश में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है मुझे? pronunciation. उससे भी ज्यादा मैं लेटर्स से भी ज्यादा लैंग्वेज। बेटा जब मैं स्कूल में था ना तो आई यूज्ड टू हेट इंग्लिश, हेट हिंदी एंड गुजराती, क्योंकि मुझे मात्राएं समझ में नहीं आती थी। आप पूरी इंग्लिश छान लो, चेक कर लो, आपको कहीं मात्राएं नहीं मिलेंगी। बेटे ये जो है ना वॉवेल भाई साहब, ये है इंग्लिश की मात्राएं। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि 6 हैं, और मैं क्यों कह रहा हूं कि वॉवेल का इंपॉर्टेंस क्या है। विदाउट दीज वॉवेल्स यू आर नॉट एबल टू फॉर्म अ सिंगल वर्ड। आप चाहे हार्पर कॉलिंस, आप चाहे ऑक्सफोर्ड या इवन ब्रिटानिका, दुनिया भर की डिक्शनरीज उठा के देख लीजिए, दिमाग में जितना सोचने हैं सोच लीजिए, इन 6 में से किसी न किसी एक का इस्तेमाल जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। उसके बिना आप वर्ड्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो ये है अंग्रेजी की मात्राएं। जैसे आप हिंदी गुजराती में अ आ की 12 खड़ी सीखते थे ना बेटा, स्वर और व्यंजन, तो ये इंग्लिश की मात्राएं हैं। इनके बिना शब्दों की रचना करना नामुमकिन है। और वाई क्यों नहीं सिखाया गया आपको, क्योंकि वाई का इस्तेमाल एज अ वॉवल कभी भी वर्ड की बिगिनिंग में नहीं होता। और आपको हमेशा रटवाया गया कि अगर इनसे स्टार्ट होता हो तो आगे एन लगाएंगे। उस वक्त आपको वाई का कॉन्सेप्ट ये लोग समझाते नहीं है। मैं तो बोलता हूँ एग्जाम्पल भी फिक्स है इनके, ए से एप्पल, ई से एलिफेंट, आई से आइसक्रीम, ओ से ऑरेंज और यू से अम्ब्रेला। और कोई एग्जाम्पल आपको नहीं देंगे बचपन में। तो इसीलिए मैंने कहा कि इंग्लिश आपको कभी सिखाया नहीं गया, इंग्लिश आपको हमेशा रटवाया गया है मेरे बच्चे। अगर आपको कोई उस वक्त बता दे कि बिना वॉवल्स के शब्द की रचना करना नामुमकिन है, कोई शब्द बन ही नहीं सकता, तो शायद आप लोगों को आज ये जो दिक्कतें होती हैं वो ना हो। कोई भी चीज इंग्लिश ग्रामर में ऐसी नहीं है जो हमें रटनी पड़ती है बेटा। हर एक चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है। और अगर ग्रामर सीखनी है तो मेरे 2 फंडे हैं मेरे बच्चों, वो याद रखना, बस सिर्फ 2 फंडे। नंबर 1, हर सवाल का जवाब उसी सवाल में छुपा होता है। और नंबर 2, जब भी ग्रामर सॉल्व करो सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। बस 2 ही फंडे। पहला, हर सवाल का जवाब उसी सवाल में छुपा होता है, और दूसरा, जब भी ग्रामर सॉल्व करो मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। बाकी पूरा खेल आपका है। चलिए, अब जिस तरह से मैंने आपको ये समझाया कि वॉवल्स के का उपयोग क्या होता है, हमारे मुद्दे पे आते हैं। बेटा ग्रामर अगर हमको सीखनी है, हाँ परम बेटा कुछ पूछना है आपको, आपका हाथ ऊंचा, कुछ बोलिए। बेटा परम, yes sir. कुछ पूछना है राजा? What sir? बेटा आपका हैंड रेस किया हुआ था, मैंने पूछ लिया इसलिए, कोई डाउट? No sir, it was ओके ओके, I forgot to पुट इट डाउन। ओके, नो इशू। राही, आपको क्या डाउट है बेटा? सर मुझे ये पूछना है कि इंग्लिश की 2 टेक्स्ट बुक है इस बार, मतलब हाँ। 2 टेक्स्ट बुक है बेटा हाँ, पिछले 4 साल से हम एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, और एनसीईआरटी हमेशा से 2 सिलेबस बुक्स देता है आपको। एक होता है लिटरेचर रीडर और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री रीडर।
तो आपका लिटरेचर रीडर है हॉर्नबिल और सप्लीमेंट्री रीडर है स्नैपशॉट्स। ओके, चलिए मुद्दे पे लौटते हैं। ग्रामर को अगर हमें सीखना है तो हमें उसके लिए उसके पिलर्स की तरफ जाना पड़ेगा, जिन्हें हम जानते हैं विद द नेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये कितने हैं? टोटल 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, conjunction, prepositions and interjection। ओके, तो टोटल मिलाकर 8। अब इनका नॉलेज हमें है कि ये भी हमें एक बार बता दें हम निश्चिंत होकर बोलना कि सर नहीं याद है। ऐसे शुरुआत करो कि जैसे पहली बार सीख रहे हो। अगर कुछ भी पता ना हो तो पूछने में शर्माना मत बेटा। ये मैंने अपने पर्सनल लाइफ के अनुभवों से सीखा है कि दुनिया में 3 लोगों को बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। मरीज को डॉक्टर से, क्लाइंट को लॉयर से, और एक स्टूडेंट को अपने शिक्षक से। कभी शर्माना नहीं चाहिए, पूछ लेना चाहिए, क्योंकि सामने वाला उसी की सर्विस के लिए है, आपकी हेल्प के लिए है। आप में से कौन मुझे बताएगा नाउन क्या होता है? प्लीज रेज योर हैंड। मुझे लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं चाहिए, आप साधारण भी बता दोगे तो भी चलेगा। Can anyone tell me what is noun? अरे मैं तो हाथ ही नहीं देख पा रहा हूं, इतना इजी टॉपिक है। तो कम से कम इतना तो कोई बोले सर हमें आप एक बार रिवाइज करवा दो ना। अच्छा हाथ ऊंचा करो अगर ये टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करना हो, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो। चलो गुड। चलिए आपको बहुत ही साधारण, जिसे लेमेंस लैंग्वेज कहते हैं, उसमें बताते हैं। बच्चे नाउन मतलब नाम। जैसे आपका नाम क्रेश, श्रीजा, श्री, अभिषेक, आशीष, ध्रुवांगी, अलग अलग नाम है आपके। मेरा नाम अशोक है, बस वही नाम। उसके बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी उपनाम। जैसे लड़कों के लिए ही, लड़की के लिए शी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए इट। अगर हम भीड़ का हिस्सा है तो वी, अगर हम भीड़ का हिस्सा नहीं है तो दे। सॉरी। नेक्स्ट, वर्ब। इंग्लिश ग्रामर का सबसे पावरफुल हिस्सा। ये सिंगल वर्ड एक सेंटेंस का काम करता है बेटा, इसीलिए कहता हूं मैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे पावरफुल हिस्सा। क्यों भाई ये सबसे पावरफुल हिस्सा क्यों है? अगर मैं किसी को कहूं ए भाई तुम लोग जाना मत, गो, तो लोग चले ही जाएंगे। अगर मैं कहूं सिट तो बैठ जाएंगे। अब मैं तो यूज एक वर्ड कर रहा हूं, लेकिन ये ग्रामर का सबसे पावरफुल हिस्सा है। वर्ब मींस वर्क, कोई भी काम, कार्य। एडवर्ब, समथिंग दैट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द वर्ब। एडजेक्टिव, ऐसे शब्द जो क्वालिटी बताए, क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और बुरी। देन कंजंक्शन, ऐसे शब्द जो कनेक्टर्स हैं, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। प्रेपोजिशन, ये शब्द दो हिस्सों से बना है। प्रीपोजिशन, ये आपको किसी भी ऑब्जेक्ट, लिविंग या नॉन लिविंग की जगह बताता है। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, अंदर, बाहर। इंटरजेक्शन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। मैं आपको कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं देने वाला हूं, मैं आपसे कोई टाइप्स ऑफ नाउन नहीं करवाने वाला हूं। मुझे बस इतना चाहिए कि आपको इनकी थोड़ी सी जानकारी। फंडा क्लियर है कि कोई डाउट है इसमें? बेटा कुछ डाउट हो तो पूछ लो। सर हाँ बेटा। सर इंटरजेक्शन एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे? बेटा स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जैसे आपने सड़क पे हादसा देखा, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। जैसे आपको कोई गिफ्ट मिला, वाओ। तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस के लिए इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल होता है। एम आई क्लियर? यस सर। चलिए अब इनको भी हटा देते हैं और आज के मुद्दे पे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस
सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये है हमारे टॉपिक का नाम। बेटा अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो आपको चौंकाएगी भी, परेशान भी करेगी। ये नाम कई बार क्या होता है, अजीब अजीब से दे दिए जाते हैं। प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत सिंपल होता है। आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात है। मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए एक बहुत गजब के रेस्टोरेंट में ले गया, 5 स्टार रेस्टोरेंट। इसके पहले कभी गया नहीं था और वहां पर मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के एक डिश पसंद की, बोला ये मंगाओ, और उस डिश का नाम क्या था, एग्जॉटिक लेंटिल्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या है। 450 रुपए प्लेट थी। मैं सोचा यार कम से कम आए हैं तो कुछ खिलाए। आप लोग को पता है क्या सर्व किया गया हमको? 450 रुपए प्लेट की थी खिचड़ी और नाम दिया गया था एग्जॉटिक लेंटिल्स। तो आपको भी ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स के नाम से डराया गया, लेकिन एक्चुअली में ये टॉपिक है क्या? ये टॉपिक आप अपने बचपन में सीख चुके हैं। इस टॉपिक का नाम है कंजंक्शंस। तो ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कुछ नहीं है मेरे बच्चे, बस कंजंक्शंस है। आप बोलोगे सर ये ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कंजंक्शंस कौन से स्टैंडर्ड में सीखना शुरू किए थे बेटा आपने? सेकंड में, थर्ड में? सेकंड में। सेकंड स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं। तो सर ये मतलब कुछ डिफरेंट लग रहा है सर, बताइए ना क्या है ये? चिंता मत करिए बेटा, आपको बता, आप जस्ट मुझे थर्ड स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल सॉल्व कर, ठीक है? ओके, आप में से कोई मुझे ये 2 सेंटेंस कंबाइन करके दे सकता है? प्लीज हाथ ऊंचा करें जिनको आंसर देना हो। मुझे इन 2 सेंटेंस को जोड़ना है। हाँ बेटा कश्यप बोलिए, क्या होगा आंसर? Aditya and Rakesh are my friends. आदित्य And Rakesh are are my friends. वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। एक और सेंटेंस में लिख रहा हूँ। हाँ? अब आप में से कौन मुझे ये सेंटेंस कंबाइन करके देगा? अरे पार्टिसिपेट करो भाई, ये तो बहुत आसान है। जल्दी 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 जल्दी, हाथ तो बढ़ने चाहिए इसमें, क्योंकि ये तो सबको आंसर आता होगा। बेटा हेली क्या होगा आंसर? Shruti opened the door and went inside. Shruti opened the door and went inside. पूरा खेल अभी के अभी आपका खत्म हो जाएगा, इतना आसान, ध्यान से समझिएगा। ऊपर वाले सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो एक सेंटेंस की रचना कैसे होती है बेटा? उसमें 2 हिस्से होते हैं। एक होता है काम करने वाला व्यक्ति और दूसरा होता है उसका काम, जिन्हें कहा जाता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एम आई क्लियर? एवरीवन से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इस सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट हैं? सब्जेक्ट मतलब पर्सन। कितने लोग हैं? 2. 2। और प्रेडिकेट कितने हैं? 1। एम आई करेक्ट?
Yes, sir. Yes, sir. बेटा कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं, कोई भयानक रूल्स नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कितने हैं, कौन बताएगा मुझे? 1. 1, वेरी गुड। One. और प्रेडिकेट कितने हैं राजा? 2. 2। पहली चीज, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ अ सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पहली चीज कि हम पता कैसे करें, हम सॉल्व तो तब करेंगे ना जब हमें पता तो चले कि ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का है या नहीं। सो हाउ टू आइडेंटिफाई इफ अ सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड 2 और मोर प्रेडिकेट्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और 2 या 2 से ज्यादा प्रेडिकेट्स हो? फंडा क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अरे बातों बातों में समय खत्म हो गया। चलिए चलिए चलिए, फटाफट हम लीव करते हैं और रीज्वाइन करते हैं, तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट वापस आते हैं, इसी लिंक पे रीज्वाइन करिए। उसको कहा जाएगा सेंटेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आई रिपीट, a sentence which has one subject and 2 or more predicates created with the help of coordinating conjunctions। अब आप बोलेंगे सर ये गलत बात है, आपने हमको बोला था सिर्फ कंजंक्शन, अब ये कोऑर्डिनेटिंग क्या है भाई? बताता हूँ, थोड़ा सब्र करो, वक्त आने पर आम भी खिलाऊंगा, गुठलियों के दाम भी बताऊंगा। अब अगर डेफिनेशंस और सारी कठिनाइयों को देखने जाओगे तो भाषा में इसके बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। मैं आपको साधारण बात बताऊंगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक ऐसा कंजंक्शन है जो वजह का काम करता है, सेंटेंसेस को सिचुएशनली जोड़ने का काम करता है। इट कोऑर्डिनेट्स टू डिफरेंट वर्क्स और सिचुएशंस। ये सीक्वेंस का काम करता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, श्रुति ने पहले दरवाजा खोला और फिर वो अंदर गई। श्रुति ओपन द डोर एंड वेंट इनसाइड। दूसरा फंडा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आप सिंगल सब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हो और डबल सब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हो। समझ में आया बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? नहीं आया हो तो पूछ लो ना राजा, डरने का नहीं, मैं सिर्फ दिखता डरावना हूं, ऐसा हूं नहीं। सर एक बार रिपीट करोगे? हाँ बिल्कुल, एक बार क्यों, 2 बार 3 बार करेंगे भाई, आप ही को तो सिखाने आए हैं। चलिए ध्यान से सुनिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसका नाम बताता है बेटा, वो कोऑर्डिनेट करवाता है। इसमें हमेशा एक परिस्थिति के बाद होने वाली दूसरी परिस्थिति होगी। जैसे इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, दरवाजा खोले बगैर कोई अंदर जा सकता है क्या? नो। समझे बेटा? तो हमेशा एक काम दूसरे काम को कोऑर्डिनेट करेगा, इसीलिए इनको रखा गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और एक बड़ी वजह है, आपको बता दें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की खासियत क्या है कि ये जो है वो 2 सेंटेंस को तो जोड़ते ही है, लेकिन ये सिंगल सब्जेक्ट के साथ भी काम करने में कंफर्टेबल है और डबल सब्जेक्ट के साथ भी काम करने में कंफर्टेबल है। इनका इस्तेमाल सिंगल सब्जेक्ट में भी हो जाता है, डबल सब्जेक्ट में भी हो जाता है। अभी क्लियर एवरीवन? थैंक यू सर। अरे बेटा इसमें थैंक यू की क्या बात है? कुछ बहुत बड़ा सिखा दूं तो थैंक यू बोल दे रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं करवाया, अभी तो शुरू किया। चलिए, इट वाज ऑलवेज माय जॉब टू हेल्प माय चिल्ड्रन। चलिए मुद्दे पे लौटते हैं। इज नोन एज कंपाउंड सेंटेंस। अब सारा झमेला ये है कि सर हमें पता कैसे चले कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कौन से, सबऑर्डिनेटिंग कौन से। अगर ये समझ आ जाए तो बात ही खत्म। 1 मिनट बेटा, आपको होल्ड करें।
चलिए अब आपको हम बताते हैं कि ये कंजक्शन कौन से है। आप में से कभी किसी ने कंप्यूटर पे कोई गेम खेला है? GTA वाइस सिटी, काउंटर स्ट्राइक या नीड फॉर स्पीड, कोई ऐसा गेम? हाँ कश्यप, कौन सा गेम खेला है? सर नीड्स फॉर स्पीड, GTA सैन एंड्रियास। ओके, GTA सैन एंड्रियास खेला है। ओके, और कोई जिसने कंप्यूटर गेम खेला हो कोई? अच्छा, ये IGI। पबजी किस किस ने खेल रखा है? मैंने। पबजी वाले बहुत मिल जाएंगे हमको। पबजी भी नहीं तो और कई सारे अलग अलग कंप्यूटर गेम्स होते हैं, हम सब ने खेले हैं। उसमें कॉल ऑफ ड्यूटी है, बहुत सारी है। बहुत सारी है। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है चीट कोड्स। चीट कोड्स क्या करते हैं कश्यप? सर चीट कोड्स माने कि मतलब एक पूरी चीज होती है, जो चीज को अपने चाहिए इंस्टेंटली वो सब दे देता है। कि सिंपल मान चीज लो कि में GTA कहूँ, सैन एंड्रियास जी सिंपल भाषा में एक कहूँ टाइप तो का है। अगर आपके पास चीट कोड्स हो तो आप गेम के बादशाह। हाँ सर। वेरी गुड। तो मैं आपको चीट कोड्स दे रहा हूँ। लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपको सिखा रहा हूँ, ये आपने पहले भी सीख रखा है। याद करना और देखना, बताना किसको याद आने लगा है। सर फैन बॉयज। फैन बॉयज, अरे वाह सर, आपने तो पुरानी यादें ताजा कर दी। अच्छा, F stands for और A for And. and इधर for नॉर, इधर और। nor, अभी है neither nor के अलावा भी है, not only but also। अच्छा, B से क्या बनता है? but, O But. से और either और, Y से Yet. और S से so। So. यानी अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस के ये 9 कंजक्शंस याद हैं, आप पूरा टॉपिक सीख गए मेरे बच्चे। आपको और कुछ याद रखना ही नहीं है। ना आपको कॉम्प्लेक्स में दिक्कत आएगी, ना आपको सिंपल में दिक्कत आएगी। सारी समस्या इन 9 पे है। और अगर ये 9 आपको याद है, माइंड माय वर्ड्स, नोबडी, एंड आई मीन इट, नोबडी कैन डिफीट। समझ में आया? अरे भाई बोलो यस या नो। यस Yes, सर। sir. देखो फिर झूठ बोल रहे हो तुम लोग। अभी समझ में नहीं आया है? सर एक दो एग्जाम्पल तो दो। अभी अभी आपने बोला, मैंने ही कहा था ना कि पुराने जमाने की रीत होती थी, ना खाता ना बही, जो टीचर कहे वो सही। मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो बेटा। तुम्हारा दिमाग जब एक्सेप्ट करे कि हाँ ये बात बरोबर है, तब मानो। एक स्टूडेंट की बेसिक क्वालिटी होती है कि वो जिज्ञासु होता है, वो डाउट पूछता है। जब तक आप डाउट पूछ रहे हो तब तक आप सीख रहे हो मेरे बच्चे। जिस दिन आप डाउट पूछना बंद कर देते हो ना, या तो आप जीनियस बन गए या तो आप डफर बन गए। और जीनियस बनने में अभी थोड़ा समय बाकी है। डफर आप में से कोई नहीं है, सब बहुत ब्रिलियंट हो। तो डाउट पूछते रहना। अब आइए इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवाता हूं, तब जाके अपना काम पक्का होगा। मेरे कहने से मत मानो, खुद देखो, खुद परखो और समझो। आइए, 9 कंजक्शन है तो 9 एग्जाम्पल तो बनते ही हैं। ओके, अमन heard the gunshot and came out। अब मुझे आप में से ही कोई बताए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है और कंजक्शंस कौन है। फटाफट हाथ ऊंचा करो, फटाफट बेटा। ध्रुवांगी बोलिए। सर सब्जेक्ट अमन है, अमन भाई कंजक्शन साहब, एंड है। एक सेकंड मैं बोल्ड कर दूं ना अमन को। हाँ, एंड हमारा कंजक्शन है। ओके, तो उसको कर देते इटैलिक। हाँ, प्रेडिकेट्स कौन कौन से हैं बेटी? हर्ड द गनशॉट पहला प्रेडिकेट और सेकंड केम आउट। बढ़िया, फंडा क्लियर। लेकिन हमसे क्या गलती हो गई, पहले फले तो फॉर था ना, तो चलिए फॉर पहले करते हैं।
कौन बताना चाहेगा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट का खेल? कौन है बेटा? ध्रुमी हेमावत बताइए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? Yes, sir. Sir, subject is Raghav. वेरी गुड, चलिए राघव सब्जेक्ट है। And predicate is rewarded, was rewarded. ये पहला प्रेडिकेट, एक्सेलेंट। And his honesty. सेकंड प्रेडिकेट, वेरी गुड। और फॉर जो है इसका कंजंक्शन, बढ़िया। सेंटेंस नंबर 3। She neither asked nor answered any question. इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट का खेल कौन समझाएगा मुझे? श्रेया बोलिए बेटा। बेटा श्रेया आप बोलिए। आई थिंक उनके माइक के साथ कोई दिक्कत है। अब बेटा फॉरम आप बता दीजिए। Yes, sir. She is subject. वेरी गुड। Asked is first predicate आस्ट पहला प्रेडिकेट है। and answered is second predicate. ओके, आंसर्ड सेकंड प्रेडिकेट। नीदर नॉर इसके कंजक्शंस। किसी को भी डाउट हो बिंदास पूछ सकते हैं, मैं सिर्फ दिखता डरावना हूं, ऐसा हूं नहीं। चलिए इसको कौन सॉल्व करेगा? उर्वशी बोलिए। यस सर, माय ब्रदर सर सब्जेक्ट है, Very नॉट good. ओनली एंड बट तो कंजंक्शन है। नॉट ओनली बट और, ऑल्सो कंजक्शन है। earned a lot of money first predicate and helped the poor second predicate. earned a lot of money first predicate, help the poor second predicate. Sentence number 5. Sorry. सेंटेंस है रोहन was tired but he continued to play. कौन बताएगा भाई इसमें? वैष्णवी बोलिए। राजा। Yes, sir. Rohan is subject. रोहन सब्जेक्ट है। Was tired first predicate. was tired पहला प्रेडिकेट। वेरी गुड। He continued to play second predicate. कंटिन्यू टू प्ले, ही तो खैर उसका नाउन ही है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। कंटिन्यू टू प्ले सेकंड प्रेडिकेट। Second predicate. और But conjunction. वेरी गुड मेरे बच्चे। चलिए इसके बाद और take your medicines on time or you will not get well soon. कौन बताएगा इस सेंटेंस का आंसर? सब्जेक्ट प्रेडिकेट का खेल। ओके अभिषेक ट्राई करोगे? यस सर। बोलो। पहले सब्जेक्ट ढूंढो। और विल बी और कंजक्शन। चलो मिला। अभिषेक और सब्जेक्ट कौन है? अभिषेक आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sir, your subject is unknown, I think so. Your नहीं subject है। is not given. We have to add it. सब्जेक्ट ये रहा, यू
सब्जेक्ट ये रहा यू. ओके, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम पहला प्रेडिकेट. विल not get well soon. दूसरा प्रेडिकेट. सेंटेंस को देखो, मैंने अभी क्या कहा था, ग्रामर के दो ही फंडे हैं. हर सवाल का जवाब उसी सवाल में अभिषेक छुपा होता है. Yes sir. क्वेश्चन को देखो, आंसर पक्का मिलेगा मेरे बच्चे. सेंटेंस नंबर 7. She can either make the payment or return the goods. कौन बताना चाहेगा इसमें? अरे भाई गिने चुने बच्चे हाथ ऊंचा कर रहे हैं, बाकियों को मैं पकड़ पकड़ के करवाऊंगा. हाँ आयशा बेटा बोलिए बोलिए बोलिए. Subject is she. Very good. Conjunction is either and or. Very good मेरे बच्चे. And predicate is make the payment and Make the second payment. is return the goods. Excellent work my child. चलिए सेंटेंस नंबर 8 और 9 की तरफ बढ़ रहे हैं. सेंटेंस नंबर 8. हाँ ये बात गजब की लग रही है कि मैं सेंटेंस पूरा करूं उसके पहले हाथ ऊंचे उठ जाते हैं. क्या बात है. उन सब बच्चों के लिए वाकई में दिल बहुत खुश होता है जो लोग सेंटेंस पूरा होने से पहले हाथ ऊंचा कर लेते हैं. बेटा श्री पंचाल कहिए बेटा. Yes sir. Tarun subject ओके came late first predicate. ओके Completed his work on time second predicate. Or yet conjunction. वेरी गुड. लास्ट सेंटेंस की तरफ आ रहे हैं. सेंटेंस है आई हैड फिनिश्ड माय वर्क सो आई वेंट होम अर्ली. कौन देना चाहेगा आंसर? मैं देखना चाहता हूं एक ऐसा बच्चा जिसने अभी तक आंसर ना दिया हो. बेटा पलक बोलो ना इसका आंसर क्या होगा राजा? सर मी. हाँ पलक आप बोलो ना बोलो. सर सब्जेक्ट आई. ओके फर्स्ट predicate finish my work. ओके हैड फिनिश्ड माय वर्क पहला प्रेडिकेट. सर हेड तो वर्ब नहीं होगा. सॉरी हैड हेल्पिंग वर्ब है. सॉरी. हाँ फिनिश्ड माय वर्क पहला प्रेडिकेट. Conjunction so. कंजंक्शन सो. And second predicate I went home early. वेंट होम early. अब बेटा मेरा एक साधारण सा क्वेश्चन है कि आपको ये टॉपिक आज समझ में आया? कंपाउंड सेंटेंस जिसको जिसको समझ में आया हाथ ऊंचा करेंगे प्लीज. कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है वो सब लोग हाथ ऊंचा करें प्लीज. सत्रह बच्चों को समझ में आया? डाउट है. पूछो ना राजा, मैं उसी के लिए हूँ. सर नाइन्थ सेंटेंस में पता नहीं चला. देखो सब्जेक्ट है आई क्योंकि मैं हूं. हैड फिनिश्ड माय वर्क मैंने मेरा काम पूरा कर लिया था इसलिए घर जल्दी चला गया. सीक्वेंसिंग भी सेट हुई, पहले काम पूरा किया फिर घर जल्दी गया. ठीक है. तो आई आपका सब्जेक्ट, फिनिश्ड माय वर्क पहला प्रेडिकेट, वेंट होम अर्ली दूसरा सब प्रेडिकेट और सो आपका कंजंक्शन. ओके सर. ओके चलिए आई एम रियली हैप्पी कि मेजॉरिटी बच्चों को बात समझ में आ गई है. अब सवाल एक ही है आपसे, मैंने आपको कोई रूल सिखाया क्या? नो सर. Still you were able to understand the entire topic. टॉपिक समझ में आया ना?
यस सर। हमने कोई रूल तो फॉलो किया ही नहीं। इसी को कहते हैं इंग्लिश ग्रामर विदाउट रूल्स। लिखने की कोई चिंता मत करिए, पीडीएफ अभी 5 मिनट में आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए। आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊं, जब मेरी बीएड की ट्रेनिंग चल रही थी ना एजी टीचर्स कॉलेज में, तो मेरे प्रिंसिपल थे मिस्टर किरीट पटेल। वो कहते थे, मैंने उनसे पूछा था कि सर हमें कैसे पता चले कि मेरा लेक्चर अच्छा गया, एंड ही यूज्ड टू से वन थिंग, जब 40 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत जाए और बच्चा फिर भी तुमसे सीखने को तैयार हो, मतलब लेक्चर अच्छा गया। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए मनोरंजन रहा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आपके साथ बातें करते करते, आपके साथ सीखते सीखते कब 35 मिनट निकल गए पता नहीं चला। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, उम्मीद करता हूं आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। ऐसे ही मजेदार तरीकों के साथ ग्रामर सीखने के लिए मिलते रहेंगे आने वाले समय में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स। अपनी सेहत का ध्यान रखें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। एसएमएस यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें, कोविड से बचें। पढ़ने के लिए फिलहाल ऑनलाइन काफी है, जब ऑफलाइन होगा तो क्लासरूम्स में भी मिलेंगे। इसी के साथ मैं अशोक नेवनानी, आपका इंग्लिश टीचर, आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप सबको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye everyone. Bye everyone.